गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है ई रूपी। तो जो पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो है ई रूपी को लॉन्च किया आज। और ये ई रूपी क्या होगा कि एक तरह से आपका क्यूआर कोड या फिर एसएमएस बेस्ड एक ई वाउचर होगा। सिंपल सी आप चीज़ समझ लो कि पैसा नहीं है, इसके अंदर पैसे का लेन देन नहीं हो रहा। सिर्फ एक तरह से आपको एक एसएमएस है आपके पास एक सर्टेन अमाउंट का, समझ लो 100 रुपये का, ठीक है। तो सर्टेन एक क्यूआर कोड है आपके पास या फिर एसएमएस है 100 रुपये का, और उससे आप कुछ भी परचेज जो है वो, या फिर आप उसको उस जो है वो अपना जो है आप कुछ ख़रीदना चाहते हो या आप उससे कोई जो है ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, वो उस क्यूआर कोड या उस एसएमएस से कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी आपका जो यूपीआई होता है, यूपीआई में तो आपके एक पैसा लगता है ना, मतलब आपका जो है एक तरह से अकाउंट में से या फिर एक तरह से आपके जो है आपके अपने कार्ड पेमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट ऐप चाहिए होती है या एक इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस चाहिए होता है। लेकिन इसमें ई वाउचर की तरह होगा ये। मतलब आपने जो है वो अपना जो है लिंक ही शेयर कर दिया उसको, जो एसएमएस का होगा, या फिर आपने उसको जो है क्यूआर जो कोड है वो शेयर कर दिया, तो उस पर्सन के पास जो है वो पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये ई रूपी जो है उसको लॉन्च किया गया है। और इसको बनाया किसने है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो अब आप इसको ना कन्फ्यूज़ मत करना, जो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो आपको पता है ना कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है कुछ टाइम में। तो उसके साथ आप इसको कन्फ्यूज़ मत करना, ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक पेमेंट का एक तरह से तरीका है। जो आप क्यूआर बेस्ड या फिर एसएमएस बेस्ड अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो वो आपको एक फैसिलिटी दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कि ये जो है लोगों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, बेनिफिशियरी और सर्विसेज प्रोवाइडर्स को। और जो है ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगी उसके बाद ही जो है पैसा जो है वो पहुंचेगा। एक तरह से ये प्रीपेड नेचर का है, क्योंकि आपने जब समझ लो आपको एसएमएस तभी आएगा या आप क्यूआर कोड जब तभी जनरेट होगा जब आपने समझ लो रिचार्ज कराया है, ठीक है। 100 रुपये का जब मैं रिचार्ज कराऊंगा तभी मुझे एक क्यूआर कोड मिल जाएगा या मेरे पास एक एसएमएस आ जाएगा। उस क्यूआर कोड या उस एसएमएस के साथ मैं डील कर सकता हूँ कहीं भी, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। और इसका गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में बहुत यूज़ करेगी इसको, जो है आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरह यूज़ किया जाएगा। गवर्नमेंट ये वाउचर्स जो हैं, ये ई वाउचर्स जो हैं, वो जो बेनिफिशरीज़ होंगे जिनको सब्सिडी देनी है उनको गवर्नमेंट ये ई वाउचर्स ही दिया करेगी, ठीक है। तो ये प्रीपेड वाउचर्स होंगे, गवर्नमेंट ने समझ लो 1000 रुपये किसी को सब्सिडी देनी है तो उसको 1000 रुपये का ये ई वाउचर दे दिया, और वो उससे अपना जो परचेज़ या कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। ई रूपी, okay. So this e-rupee is basically a cashless and a contactless instrument. It is a prepaid instrument, okay. So I paid 100 rupees and I generated this QR code, so it is kind of a e-voucher, and with this e-voucher I can make purchases, I can make a transaction, okay. I will have to share this QR code or this SMS or the link that will be provided by the issuer, and I can use this e-voucher to basically make any purchase, okay. So this will get me rid of any giving the the other person my card or any access to my digital payments mechanism like internet banking, etc. So I will have to just give them this e-voucher and the transaction will be done, okay. This has been developed by National Payments Corporation of India on its UPI platform, and it has collaborated with several government agencies such as Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare, and National Health Authority. Okay, so the government is planning that they will be launching this e-rupee to further their subsidy functions. Okay, so they will it will ensure that there is leak proof delivery of welfare services by the government, and if needed the private sector can also opt for it, okay. So just imagine that in your office you get a bonus of 10,000 rupees, okay, and the company gives you a 10,000 rupees e-voucher, okay. So what will happen is you cannot get it redeemed in cash. You can only make this the payment of this e-voucher at a store or a particularly defined area, okay. So this will provide in case of government, this will provide that the person is not misusing that money and they are using only for that particular purpose. Like example,
if the government has given an e-voucher of 10,000 rupees for fertilizer subsidy, then the person will the beneficiary or the person which has received this e-voucher will only be able to use that for purchasing fertilizers. Okay, so similarly, like I was giving you an example in your private sector. So if you have been given a 10,000 rupee bonus in the name that or an LTC bonus, so they will be giving you an e-voucher so that you can only use it for traveling purpose only. Okay, so this is the purpose of launching this e-rupee, and hopefully we can see the expansion of this e-rupee in scale in terms of subsidy. Okay, so now the topic is creamy layer. तो जो है पार्लियामेंटेरियंस है बहुत सारे, वो जो है वो प्लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आपने जो ओबीसी जो हमारी कैटेगरी होती है उसके अंदर जो क्रीमी लेयर है उसके क्राइटेरिया को रिवाइज नहीं किया है, तो उसको आप रिवाइज करो। ठीक है, तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्या होता है आपको पता है ना, ओबीसी रिजर्वेशन जो होती है वो 27% है, लेकिन जो है उसके अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, मतलब कि कुछ लोगों की जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर है, तो उनको चाहे वो ओबीसी के कैटेगरी के होंगे लेकिन उनको ये जो है रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे डिटरमिन किया जाता है, आप समझ लो जब ये हुआ था, जब ये 27% बेनिफिट्स मिले थे जो रिजर्वेशन के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था। तो इंदिरा सोहनी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को तो अपहेल्ड किया था, लेकिन कहा था कि जो क्रीमी लेयर के जो लोग हैं उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेगा चाहे वो ओबीसी के भी हों। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिटर्मिन किया था, उस टाइम पर जस्टिस RN प्रसाद जी की कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि कैसे जो है वो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आएगा, कौन क्या क्राइटेरिया होगा कि कौन से लोग क्रीमी लेयर में आएंगे कौन से लोग नहीं आएंगे। तो अब अभी के कंटेक्स्ट में जो है जिसकी 8 लाख से ऊपर की इनकम है फैमिली की, तो वो लोग जो हैं उनको ओबीसी के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, या फिर जिनके पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, समझ लो एक सर्टेन रैंक से ऊपर हैं, तो उनको भी जो है वो क्रीमी लेयर के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अब जो है कुछ पार्लियामेंटेरियंस वो यही कह रहे हैं कि आप इस क्राइटेरिया को रिवाइज़ करो, 8 लाख की इनकम को रिवाइज़ करो, इसको बढ़ाओ या फिर कम करो। कम तो करने को ऑफकोर्स कोई नहीं कहेगा, इसको बढ़ाने को ही कहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, क्रीमी लेयर. So several parliamentarians have made a proposal that the government should basically revise the concept of creamy layer among OBCs. So what was the issue when this reservation for OBCs was introduced by the second backwards class commission, that is the Mandal Commission. The people challenged that reservation in the Supreme Court of India, but in 1992 in Indira Sohani case the Supreme Court upheld this reservation but said that it will be subject to exclusion of the creamy layer. So what this creamy layer is, those people in this OBC category who are above a certain threshold of income or status, they are not given the benefits of this reservation. So there is a criteria which was identified by Justice RN Prasad Ji's committee, and currently if anyone who is not in government service, whose parents is basically not in government service, they have a current threshold of 8 lakh per year. So if your parents they are not in government service but your family income is more than 8 lakh rupees per year, you are not given the benefits of reservation in OBC category, even though you may be an OBC in general. Okay, so or for those people who are in government employees, they have a separate criteria, they don't have an income criteria, they have a rank criteria. So all those people whose parents are above a certain rank in the government of India or government of state or any other district government or district level government, they are excluded from availing the reservation benefits under the OBC category. Okay, so that's why the parliamentarians are asking that you should revise this criteria, because it has been such a long time, almost 30 years. So it's right now that the right time to revise the criteria. Okay, so now let us see the next topic, which is conversion practices prohibition legislation bill. तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जो है वो ये लेके आई है बिल, जिसमें कहा गया है कि जो LGBT कम्युनिटी होती है उनके साथ जो है कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं जो लोग। कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि जो LGBT को कहते हैं कि ये अननेचुरल है और इसको हम किसी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट करके या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। तो वो जो साइकोलॉजिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं उसको एक तरह से क्रिमिनलाइज कर दिया है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो LGBT कम्युनिटी है उनको जो है बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए एक तरह से
साइकोलॉजिकल हार्म होता है, सोशोलॉजिकल हार्म होता है, एक तरह से फिज़िकल हार्म भी उनके साथ किया जाता है। तो उससे बचाने के लिए उनके लिए ये बिल लेके आया गया है। और अगर कोई पर्सन, उसमें बिल में कहा गया है कि अगर कोई कन्वर्जन थेरेपी करने की कोशिश करता है चिल्ड्रन या यंगस्टर्स के ऊपर 18 साल की एज तक के जो हैं, उनको 3 साल की जेल हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई पर्सन कोई सीरियस हार्म कर देता है तो उसको 5 साल तक की जेल हो सकती है, अगर वो LGBT को जो है कम्युनिटी को जो है वो कन्वर्जन करने की कोशिश करता है, एक तरह से सो कॉल्ड नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है कि वो हमारे मेल या फीमेल जेंडर में आ जाएं, तो उस पर्सन को जो है वो जेल हो सकती है, ठीक है। अब क्या ये न्यूजीलैंड पहली कंट्री है? नो, न्यूजीलैंड जो है वो पहली कंट्री नहीं है। बहुत सारी और कंट्रीज़ ने ऑलरेडी ये कन्वर्जन प्रैक्टिसेस को इलीगल किया हुआ है, जैसे कि जर्मनी, माल्टा, इक्वेडर, ब्राज़ील, ताइवान। जर्मनी ने तो लास्ट ईयर ही किया था, मई 2020 में। तो बहुत सारी और कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। कन्वर्जन प्रैक्टिसेस प्रोहिबिशन लेजिस्लेशन बिल। सो न्यूजीलैंड हैज़ ब्रॉट दिस बिल एंड इट प्रोहिबिट्स and it criminalizes basically the practice of trying to cure people of their sexuality, gender expression, or LGBTQI identity. Okay, so generally what happens is, because of our orthodox beliefs of some people, they think that they can change the identity of these LGBT community people, and they can so called normalize them into male or female gender. Okay, so what they do is they indulge in certain medical acts or certain psychological acts, or they force them, these community people, to go through such conversion therapies in order to so called normalize them. Okay, so what New Zealand has done, they have criminalized this particular practice, and if any person is found to be performing this conversion therapy on children and youngsters below the age of 18 years, they will be awarded a 3 years imprisonment sentence. Okay, and in case if someone is found to be is indulging in this conversion therapy, and he or she causes serious harm to such community people, that person will be awarded a 5 years imprisonment. Okay, so is New Zealand the first country to do it? No, New Zealand is not the first country to bring this bill. Already Germany, Malta, Ecuador, Brazil, Taiwan, and several other states have states in the US and Canada, etc. They have brought this bill, and they have banned this practice of conversion therapy for LGBT community. Okay, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो इंडिया और यूएस जिन्होंने 2014 में ये एक स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन ट्रायंगुलर कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जो है, ये एक एग्रीमेंट साइन किया था, इसको एक्सटेंड कर दिया है सेकेंड टाइम से, मतलब सेकेंड अमेंडमेंट किया है इस एग्रीमेंट में, और इसको एक्सटेंड कर दिया 2026 तक। तो ये एग्रीमेंट क्या था कि जो हम इंडिया और यूएस मिलकर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, डेवलपमेंटल जो हमारी पार्टनर कंट्रीज़ हैं जैसे एशिया और अफ्रीका में, उसके लिए जो है ये एक तरह से एग्रीमेंट किया था कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए हम कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, और उनको जो है 2014 में इसको साइन किया गया था। तो अब इसको जो रिवाइज़ करके 2026 तक बढ़ा दिया गया कि अब इंडिया और यूएस मिलकर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में जो हमारी डेवलपमेंटल पार्टनर्स हैं उनके साथ हम मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ भी जो है, ज़रूरी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो चलाएंगे उनकी पार्टनर कंट्रीज़ में, ठीक है। अब इसके अंदर जो है सेकंड जो हमारी अमेंडमेंट की गई है, सेकंड अमेंडमेंट मतलब इसको एक्सटेंड किया गया 2026 तक। इसके अंदर अब एक और चीज़ भी डाल दी गई है कि कंसल्टेटिव मैकेनिज्म भी बनाया गया जा रहा है, जिसमें हम मॉनिटरिंग भी करेंगे कि कैसे वो प्रोडक्ट्स जो हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं उन कंट्रीज़ में, ठीक है। So now let us see this topic in English. Statement of guiding principles. So India and US have had signed this statement of guiding principles on triangular cooperation for global development. This agreement was signed in November 2014, but now as it was expiring, that's why they have brought in a second amendment to this agreement, and they have extended the scope and timeline of this agreement to up to 2026. So what this agreement is, so it basically aspires to promote cooperation between the two countries for the developmental projects which are launched in the partner countries, particularly in Asia and Africa. So what happens is that India and US, they both combine to
launch developmental projects in certain partner countries of Asia and Africa. And with this second amendment, they have extended the validity of this agreement, and they have also introduced a consultative mechanism so that they can analyze and monitor the projects and review the projects which are undertaken under this agreement in certain other countries which are the developmental partner countries of India and US. So now the next topic is मिड लाइफ ऑफ स्टार्स. तो एक मिड लाइफ क्राइसिस की बात आपको पता है ना, ह्यूमंस में भी होती है कि आफ्टर अ सर्टेन एज हमको ऐसा होता है कि हम कंफ्यूजन में आते हैं या कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. तो क्या जो है ये स्टार्स में भी देखा जाता है. ठीक है, अब ये है कुछ आइसर कोलकाता के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये रिसर्च किया है कि स्टार्स में भी ऐसा होता है जैसे सन में भी ऐसा भी हमको देखने को मिल रहा है. तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो सन है उसकी जो है जो एज है वो मिडल हो चुकी है. मतलब सन जितना अभी तक जिया है 4.6 बिलियन ईयर्स, उतना ही और जिएगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो अब उसकी जो है रोटेशन और उसकी एक्टिविटी में हमको फ़र्क देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि जितना ओल्ड होता रहता है स्टार उतना ही उसकी जो रोटेशन जो है वो स्लो होती रहती है. ठीक है, लेकिन अब हमको ये देखने को मिला इस रिसर्च के बाद कि जो है जो सन है या कोई भी स्टार है उसकी जब मिड लाइफ आ जाती है, जब उसकी मिडल एज आ जाती है, उसके बाद जो उसका स्लो होने का भी रेट होता है वो भी स्लो हो जाता है. ठीक है, या फिर वो भी या तो कभी फास्ट हो जाएगा या कभी स्लो हो जाएगा, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये उसका मिड लाइफ क्राइसिस है सन का. ठीक है, कि जब उसकी मिडल एज आ जाएगी उसके बाद एक क्राइसिस सिचुएशन आ गई है उसके पास कि जितनी पेस से वो पहले स्लो हो रहा था अब वो उतनी पेस से स्लो नहीं हो रहा है. तो हमको इससे क्या प्रॉब्लम आएगी. अभी एक कंसेप्ट होता है गायरोक्रोनोलॉजी. गायरोक्रोनोलॉजी होता है कि हम रोटेशन ऑफ द अर्थ जो स्टार है या फिर जो हम जैसे सन का कंटेक्स्ट लें तो रोटेशन के जो रेट है उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि सन की एज कितनी हो गई है. ठीक है, लेकिन अगर मिडल एज के बाद उसकी जो है रोटेशन का भी स्पीड कम हो जाएगी तो हमारे को ये गायरोक्रोनोलॉजी करने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगेगा कि उसकी एज कितनी अब है, क्या वो मिड लाइफ क्राइसिस से आगे जा चुका है. और अगर उसकी ये स्लो हो जाएगी रोटेशन तो हमारे को उसकी एज पता करने में डिफ़िकल्टी होगी. ठीक है, तो यही उसकी मिड लाइफ क्राइसिस जो है वो सन की या फिर स्टार की है. ठीक है, सो नाउ let us see the next topic, which is midlife of now let us see this topic in English, midlife of stars. So the scientists from IISER Kolkata, they have seen that the stars like our sun can go through a midlife crisis because they witness dramatic changes in their activity and rotation rates. Okay, so what happens generally is that at about 4.6 billion years of age the sun is in the middle age and it will continue to live for roughly the same period now. Okay, so generally we use dating techniques for to estimate the age of the sun, but there is also another method which is known as gyrochronology. And in this method what we do is we see the relationship between rotation rate and age, and that's using this gyrochronology we arrive to estimate the age of a star, in this case the sun. Okay, so what happens is after this star reaches a midlife, like our sun has reached, it has already reached its middle age. It will only live for 6.6 billion years more. And now what will happen is after it reaches the middle age, the rotation rate or the pace of rotation of the sun or the star gets reduced. So what will happen is currently we estimate the age of the sun or the star using gyrochronology, which measures the age of a star using the rotation of that star, the rotation rate of that star. But now what will happen after this middle age, we will have difficulty to estimate the age of the sun because the rate of rotation will start declining, or the pace of rotation will start declining. Okay, so this is the midlife crisis of a star, in which after reaching the middle age, the pace of rotation and the rate of rotation of a star also decreases. So it presents a difficulty for us to estimate the age of that star. Okay,
सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। तो जो है जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोकसभा में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो लेकर आई है। और ये बिल क्या करना चाहता है, ये जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट है उसको जो है वो अमेंड कर रहा है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें अमेंड हो रही हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है मैंडेटरी था पहले कि उसको 51% जो है वो अपनी इक्विटी होल्ड करनी है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में, उसको ये रिमूव कर रहा है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो 51% से कम शेयर होल्डिंग भी कर पाएगी अपनी, मतलब एक तरह से प्राइवेटाइजेशन अगर करनी हो तो उस कंपनी की प्राइवेटाइजेशन कर पाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर जो है ये अगर गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन कर देती है या फिर गवर्नमेंट अगर नहीं भी करती, तो गवर्नमेंट अगर जो है अगर कंट्रोल अपना हटा देती है किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर से, तो उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं जो प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं बिड करती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हमने इसको खरीद भी लिया इस कंपनी को, फिर भी हमारे ऊपर इस एक्ट के प्रोविजंस लगते रहेंगे, और जो कि बहुत एक तरह से हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा जिसकी कंप्लायंस करना, ठीक है। तो उसी लिए जो है गवर्नमेंट ये बिल लेके आई है और जो है कहा है कि अगर हमने अपना कंट्रोल छोड़ दिया उस कंपनी के ऊपर से, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर से, तो हम जो है अपना जो है ये एक्ट भी उसके ऊपर जो है वो नहीं लगने देंगे, ठीक है। मतलब वो एक्ट की प्रोविजंस भी उसके ऊपर नहीं लगेंगे। सो और जो थर्ड इसकी अमेंडमेंट है वो ये कह रही है कि जो एक डायरेक्टर है जो कि होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, वो भी लायबल नहीं होगा कुछ प्रोविजंस के लिए। जैसे कि अगर कोई एक्ट ऐसा होता है कि कोई कमीशन या ओमिशन, मतलब कुछ फ्रॉड हो जाता है जो उसकी नॉलेज के बिना, ठीक है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या होता है कि एक डायरेक्टर जो कि होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर कोई करप्शन हो जाता है या कोई कमीशन का एक्ट, कमीशन और ओमिशन क्या होता है, करप्शन हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, और उसमें वो इन्वॉल्व नहीं भी है, तो उसकी फिर भी लाइबिलिटी बनती है जस्ट बिकॉज वो डायरेक्टर है। लेकिन ये एक्ट के अमेंडमेंट के बाद जो है मतलब इस बिल के अमेंडमेंट के बाद जो है वो ये प्रोविजन डाला जा रहा है कि अगर उसकी नॉलेज के बिना कोई फ्रॉड हुआ है उस जो कि होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तब वो जो है उसके लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्रोफेशनलाइजेशन लाया जा सके जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। और गवर्नमेंट ने वैसे तो ये क्लियर कर दिया है कि वो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए इस एक्ट को नहीं ला रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सबको ये पता है कि इसको कुछ जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो 4 अभी कंपनीज हैं उनको जो है प्राइवेटाइज धीरे धीरे करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए ही ये बिल जो है वो अमेंडमेंट लाई गई है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट दिस बिल इन पार्लियामेंट एंड it seeks to amend 3 provisions of the General Insurance Business Nationalization Act 1972. The first amendment relates to the reduction of government's ownership in general insurance company. So it removes the provision which was earlier saying that the government cannot hold less than 51% of equity shareholding in a general insurance company. But now this has been removed through this amendment. This amendment bill will remove this provision. Secondly, in case the government gives up ownership of an insurance company like a general insurance company, in that case the provisions of this act will not be applicable to that particular company. So in case the government privatizes an insurance company, the provisions of this act will not be applicable to that the newly formed private company, okay. In the third amendment, the government has made a provision, or it has given relaxation to a director who is not a whole time director, of course. Currently any director, they are liable for any acts of fraud which are committed by the company in which they are director, these general insurance companies. But now in case the person is not a whole time director, and if a fraud happens in the company, he will not be liable for that fraud if the fraud is not involving him, okay. So because if the fraud has happened without his knowledge, then he will not be liable for that fraud. So all these amendments are basically done just to give
an impression that the government wants to privatize these general insurance companies. Okay, so currently there are 4 general insurance companies which are running in the public sector. So slowly or gradually the government will of course privatize all of them, or at least some of them. But of course there is no timeline or any promise made by the government as to which and when these agencies or these companies will be privatized. Okay, so now the next topic is juvenile justice care. Okay, so juvenile justice care amendment बिल जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया. इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था. कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको जो है चेंज करना था इस एक्ट के अंदर. ठीक है, तो वो अमेंडमेंट्स लेके आए गए हैं. तो पहला जो है अडॉप्शन, अगर किसी चाइल्ड की अडॉप्शन की जा रही है तो पहले जो है सिविल कोर्ट की परमिशन होती थी. सिविल कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया उसी के बेसिस पर अडॉप्शन ऑर्डर जो है वो निकाले जाते थे. अब उसको चेंज करके कर दिया है कि सिविल कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अडॉप्शन के ऑर्डर्स देगा. ठीक है, फिर सीरियस ऑफेंसेस. अब पहले क्या था, हेनस ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस और पैटी ऑफेंसेस होते थे 2015 के एक्ट में. लेकिन जो उसमें सीरियस ऑफेंसेस थे उसकी जो डेफिनेशन थी वो इतनी ज़्यादा वाइड नहीं थी, उतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं थी, मतलब डिफाइन नहीं थी एक तरह से बेसिकली. तो उसमें बस इतना कहा गया था कि सीरियस ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जो 3 से 7 साल की जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, वो सब जो है वो सीरियस ऑफेंसेस हैं अगर किसी बच्चे ने या फिर किसी चाइल्ड ने वो किए हैं तो. ठीक है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीरियस ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस भी होंगे जो कि जिसमें 7 साल से ऊपर की जेल भी हो सकती है, लेकिन और मिनिमम पनिशमेंट जो है वो लेस देन 7 ईयर्स भी हो सकती है. ठीक है, तो पहले मतलब 3 से 7 साल तक के जो भी अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया किसी चाइल्ड ने जिसमें 3 से 7 साल की अगर जेल हो सकती है तो उसको पहले सीरियस ऑफेंस कहा जाता था. लेकिन अब इसकी डेफिनेशन को जो है वो एनलार्ज कर दिया गया और कहा है कि सीरियस ऑफेंस वो भी हो सकता है जिसमें 5-7 साल से ज़्यादा की भी जेल है और 7 साल से कम की भी जेल है. ठीक है, तो उसको मतलब इतना ज़्यादा ब्रॉड कर दिया ताकि जो हेनस क्राइम है उसको छोटा किया जा सके, क्योंकि हेनस क्राइम जो है उसके अंदर जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं. उसमें जो है चाइल्ड जो है उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है. तो बच्चों को एडल्ट की तरह ट्रीट करके जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बचाने के लिए सीरियस ऑफेंसेस जो हैं उसको ब्रॉड कर दिया गया है. ठीक है, तो हेनस क्राइम जनरली सिर्फ उतने ही रह जाएंगे जिसमें 7 साल से ऊपर की जो है वो जेल है, और वो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं या वायलेंट सेक्सुअल क्राइम से रिलेटेड है, जो आपको पता है 2012 के गैंग रेप वाला है केस, उसी के बेसिस पर ही हेनस क्राइम्स जो है वो प्रोविजन लाया गया था. तो उसको सिर्फ कुछ केसेस में ही सीमित रखने के लिए बच्चों को इन हेनस क्राइम्स से बचाने के लिए जो है ये प्रोविजन लाया गया है. ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जिन केसेस में 7 साल से ज़्यादा की जेल का प्रोविज़न है उन केस में जो है वो पर्सन को उस चाइल्ड को चिल्ड्रन कोर्ट में जो है वो ट्राई किया जाएगा. और अगर किसी केस में जिसमें 7 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट है तो उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जो है वो ट्राई करेगा बच्चों को. ठीक है, अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ बनाने की भी बात की जा रही है इसमें. ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ क्या होंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ बनाई जाएंगी जो कि बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन करेंगी, जो कि जिनके जैसे जो बच्चे जिनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है. ठीक है, अब उसमें ये भी डाला जा रहा है कि उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर कौन नहीं बन सकता जिसका रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो अच्छा नहीं है या चाइल्ड राइट्स अच्छा नहीं है, या फिर वो खुद ही कोई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चला रहा है अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो उस केस में वो ऑफकोर्स वो नहीं मेंबर बन सकता, क्योंकि जिसको उसने रेगुलेट करना है अगर उसका खुद का ही वही बिजनेस है तो ऑफकोर्स वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ का मेंबर कैसे हो सकता है. ठीक है, so now let us see this topic in English. Juvenile justice care. Okay, so this juvenile justice amendment bill has been introduced by the government and it will amend certain provisions. We have already discussed all of these provisions earlier. So the first one is related to adoption. So earlier the civil courts were issuing adoption orders for the children who will be adopted by certain parents, but now the adoption orders will be after this amendment will be issued by district magistrate, including the additional district magistrate. So the second one is very important, which is serious offenses. So currently under the 2015 Act there are 3 kinds of offenses: heinous offenses, serious offenses and petty offenses. So currently the definition of serious offenses is limited. It says that any serious offenses, that particular offense in which the child is subject to imprisonment between
3 to 7 years. But now this serious offense has been enlarged to include all those offenses also, most of those offenses also, which are having a maximum punishment of more than 7 years. Okay, so now what we have done is the bracket of which was earlier 3 to 7 years, now we have included it from 0 to more than 7 years also. Okay, so why we are doing is because for heinous offenses the punishment is very strict. Okay, in heinous offenses the protection to a child between the age of 16 to 18 years is lifted, and that child is tried as an adult, like we had to do after the 2012 gang rape. Okay, so now after enlarging the scope of these serious offenses, we are limiting the scope of heinous offenses. Okay, so heinous offenses will mostly be limited to cases which involve sexual offenses and violent sexual crimes. So now there is also a provision in case the imprisonment, in case of an offense in which the imprisonment is more than 7 years, that child will be tried in the children's court. And in case the imprisonment in cases in which the imprisonment is less than 7 years, then that child will be tried in the judicial magistrate. Okay, but that child will be tried by the judicial magistrate. So, and the third provision under this amendment is there will be child welfare committees in each district, of course, to regulate these child care institutions which are protecting the children which are in need of rehabilitation. And there are certain criteria, certain exclusions as to who will not be able to be a member of these child welfare committees. The first one is, of course, anyone who is a known violator of human rights or child rights, that person cannot be a member of child welfare committees. And also, if someone is managing a child care institution in a district, then in that case also that person will not be able to a child welfare committee. Of course, the very institution that you have to regulate, how can you run that institution and be in a regulation committee also? Okay, that's why they have excluded these two kind of people who are dealing with the child welfare. Okay, so now these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.